नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी पीएम मोदी को खरगे की चिट्ठी की। छात्रों के आगे एक बार फिर झुकी बीजेपी सरकार की। जो भी हम लोग का डिमांड था टीआरई 4, बीएसएससी, दरोगा सिपाही, 17वीं बीपीएससी, बेल्ट्रॉन, लाइब्रेरियन, सभी मुद्दों पे बात हुई है। जानेंगे नेपाल की बाढ़ से हुआ कितना बड़ा नुकसान, गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर क्यों बीजेपी सरकार पर उठे सवाल, देखेंगे चीनी के बढ़ते दाम ने कैसे बढ़ाई देश की चिंता। महंगी चीनी ने आज देश के त्योहारों की मिठास कड़वी कर दी है। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली पुलिस के हलफनामे की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। विदेश यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का करेंगे दौरा, एससीओ सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने फ्रीज बैंक खातों का इस्तेमाल करने की इजाजत देने से किया इनकार। दुर्गा पूजा के बाद फिर होगी सुनवाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क दौरे पर बढ़ा विवाद, भागवत के इवेंट पर यूएस संसदीय आयोग ने उठाए सवाल, अमेरिकी आयोग ने कहा आरएसएस पर लगाओ बैन। बेंगलुरु की नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ने कैंसिल किया दीक्षांत समारोह, अपरिहार्य परिस्थितियां बताई वजह, सीजे सूर्यकांत पर हुआ था विवाद। और शेयर बाजार में गिरावट, 539 अंकों की गिरावट के साथ 76,933 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 116 अंकों की गिरावट के साथ 24,090 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। केंद्र की मोदी सरकार एक बार फिर लोकसभा सीटों को लेकर सीमांकन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जिस तरह के संकेत दिए हैं उससे विपक्ष नाराज दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो इसे लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिख दी है। तो क्या है इस खत में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार किसी भी कीमत पर परिसीमन बिल पास करवाना चाहती है, जिसके लिए वो महिला आरक्षण बिल का सहारा भी ले रही है और महिला आरक्षण लागू न होने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार भी ठहरा रही है। लेकिन अब राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सरकार को उसके ही जाल में फंसा दिया है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आपके मन में जो भी डिलिमिटेशन प्रपोजल हैं, उन पर चर्चा करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका बहुत महत्व है, दोबारा वैसा कोशिश ना करें जैसा आपने 16 और 17 अप्रैल 2026 को किया था। खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के उस बयान का जिक्र भी किया जिसमें उन्होंने विशेष सत्र की तरफ इशारा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर चिट्ठी शेयर कर कहा, मैंने आपको 16 जुलाई 2026 को लिखा था और आपसे रिक्वेस्ट की थी कि डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के लिए सरकार के प्रपोजल पर चर्चा करने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं। पार्लियामेंट के किसी भी स्पेशल सेशन में पेश करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो पहले आप सभी पॉलिटिकल पार्टियों को प्रपोजल की डिटेल में स्टडी करने के लिए समय दें। खड़गे ने कहा, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने कल रात एक इंटरव्यू में कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, शायद इसी वजह से मानसून सेशन के सत्रावसान में लगातार देरी हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का रुख साफ है कि लोकसभा की मौजूदा जो 543 सीटें हैं उनको अगले 25 सालों तक बनाए रखें। 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण भी लागू करें। यानी अब खड़गे ने मोदी सरकार को उल्टा फंसा दिया है। देखना होगा खड़गे के पत्र पर सरकार का क्या जवाब आता है। सवाल उठ रही है कि क्या महिला आरक्षण के नाम पर मोदी सरकार कोई साजिश कर रही है। डिलिमिटेशन विधेयक को पास कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत है, जो मोदी सरकार के पास है ही नहीं। ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल बीजेपी की बिहार सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं, जो पेपर लीक मामले में घिरी हुई है। छात्र इसे लेकर सड़क पर हैं और अब छात्रों के सामने सरकार झुकती दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कई मुद्दों को लेकर बीते कई दिनों से छात्र पटना की गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हैं। छात्रों की प्रमुख मांगों में बीपीएससी ट्राई 4 की प्रक्रिया, पीटी मेन से जुड़े सवाल, नेगेटिव मार्किंग हटाने और बिहार में 100% डोमिसाइल लागू करने की मांग शामिल है। और अब खबरें हैं कि छात्रों के लगातार दबाव के बाद सरकार बातचीत के लिए तैयार हो गई है और उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन भी दिया गया है। छात्र नेताओं का दावा है कि सरकार के साथ बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर सहमति बनी है। इसी कड़ी में छात्र नेता दिलीप ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जिन मांगों को लेकर धन्यवाद धरना पे बैठे थे, उन सभी मांगों पे विचार किया गया है और जो भी हम लोग का डिमांड था टीआरई 4, बीएसएससी, दरोगा सिपाही, 17वीं बीपीएससी, बेल्ट्रॉन, लाइब्रेरियन, सभी मुद्दों पे बात हुई है। और बीपीएससी टीआरई 4 में एकल परीक्षा होगी,
इस पे सहमति बन। लेकिन अब भी छात्रों का कहना है कि सिर्फ मौखिक आश्वासन से काम नहीं चलेगा। जब तक सरकार उनकी मांगों को लेकर लिखित आश्वासन नहीं देती, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके अलावा आपको बताते चले कि आज कुछ छात्र अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आवास तक भी पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ कई छात्रों पर एफआईआर दर्ज होने की खबर भी सामने आई। पटना पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 78 नामजद आरोपियों के साथ 1000 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। यानी एक तरफ सरकार बातचीत करके आंदोलन शांत करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ कार्रवाई का दौर भी जारी है। बिहार में बीजेपी सरकार छात्रों के आंदोलन के सामने झुकने को मजबूर दिख रही है। छात्रों के आंदोलन का समर्थन राहुल गांधी ने भी खुलकर किया है, जिसके बाद से ही बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही थी। वैसे बिहार में इस वक्त एक और बड़ी आफत आती हुई दिखाई दे रही है। नेपाल में आई बाढ़ का पानी अब बिहार पहुंच गया है, जिस बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही नेपाल में ही मचाई है। देखिए रिपोर्ट। 26 अगस्त को नेपाल में आया पानी का सैलाब अपने पीछे तबाही की एक ऐसी कहानी छोड़ गया जिसे देखकर हर कोई दहशत में है। देखते ही देखते तेज पानी ने गांव और बाजारों को अपनी चपेट में ले लिया। कई सड़कें और पुल मलबे में दब गए, जबकि नेपाल तिब्बत बॉर्डर के कई इलाकों का नक्शा तक बदल गया। इस विनाशकारी आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या 220 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 2200 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल और तिब्बत दोनों तरफ हजारों लोग इस सैलाब से प्रभावित हुए हैं। इनमें विदेशी पर्यटक और भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है कि नेपाल की बाढ़ में फंसे 21 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 288 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं। चीन की सरकारी वेबसाइट सीसीटीवी के मुताबिक तिब्बत में 550 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है और अधिकारी खतरे वाले इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन नेपाल की इस तबाही का खतरा अब भारत तक भी पहुंच सकता है। नेपाल में भारी जल प्रवाह के बाद भारत आने वाली कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि नेपाल से निकलने वाली कई नदियां भारत में प्रवेश कर बिहार और उत्तर प्रदेश के बड़े इलाकों से होकर गुजरती हैं। ऐसे में नेपाल में अचानक बढ़ा जल प्रवाह सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। फिलहाल प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है और केंद्र सरकार भी हालात की निगरानी कर रही है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नेपाल का ये जल सैलाब भारत में कितनी बड़ी चुनौती खड़ी करता है। नेपाल की बाढ़ में 288 भारतीय लापता हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में से लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वैसे यूपी में अगर आप गंगा एक्सप्रेसवे पर चल रहे हैं तो आपको पूरे रास्ते अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि सावधानी हटी तो वही दुर्घटना घट जाएगी, क्योंकि गंगा एक्सप्रेसवे बार बार दरकता दिखाई दे रहा है। एक बार फिर ये सड़क कई जगह से टूट गई है, जिससे योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में इसी साल बने गंगा एक्सप्रेसवे पर दरारें पड़ गई हैं और ऐसा दूसरी बार हुआ है। ये घटना भारी बारिश के बाद इसी हाईवे के एक और हिस्से में 10 मीटर गहरा गड्ढा बनने के ठीक एक हफ्ते बाद हुई, यानी 10 दिनों में घटना दूसरी है। ये दरारें उन्नाव के पास एक हिस्से में देखी गई, जहां पहले भी मिट्टी धंसने और कटाव की खबरें आई थी। बाद में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने पैचवर्क करके उस क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत की थी और अब मरम्मत वाली जगह पर नई दरारें आ गई हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। और अब ये वीडियो मोदी सरकार के गले की फांस बन गया है। विपक्ष ने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि सावधान, खतरे में है आपकी जान। गंगा एक्सप्रेस वे पर नदी की धाराओं की तरह दिख रही है अनगिनत दरारें, बीजेपी के भ्रष्टाचार की गवाही दे रही है। बीजेपी का भ्रष्टाचार जानलेवा है। सिर्फ अखिलेश ही नहीं, बल्कि कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर मोदी सरकार की घेराबंदी की है। कांग्रेस ने तो सीधे सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि ये गंगा एक्सप्रेसवे है जिसमें उन्नाव के पास बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। 36,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। ये पहली बार नहीं है जब एक्सप्रेसवे में किया गया भ्रष्टाचार सामने आया है। इससे पहले भी ये धस चुका है। साफ है, नरेंद्र मोदी और उनके परम मित्र अडानी ने इसे बनाने में जमकर भ्रष्टाचार किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हैं। पार्टी ने कहा, जिन्हें मां गंगा ने बुलाया था, उन्हीं के राज में गंगा के नाम पर बना 36,000 करोड़ का एक्सप्रेसवे महज 4 महीनों में 6 बार धंस गया। मोदी जी का कमल घोटाले बेमिसाल।
बता दें कि 36,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन इसी साल अप्रैल में हुआ था और पिछले 10 दिनों में ये 2 बार धंस चुका है और मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर चुका है, जिससे सरकार फंस गई है। खराब सड़कों को लेकर योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है तो महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार भी विपक्ष के निशाने पर है। चीनी की कीमतों में आई तेजी के चलते जनता गुस्से में दिख रही है। वहीं E20 का मामला भी ठंडा नहीं पड़ रहा है। इसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। चीनी के बढ़ते दाम और पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग से आम जनता बेहद परेशान है, लेकिन मोदी सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एथेनॉल को लेकर सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं है कि इससे गाड़ियां खराब हो रही हैं और चीनी के दाम बढ़ने पर बीजेपी के नेता और मंत्री तो ये कह रहे हैं कि हम तो चीनी खाते ही नहीं हैं, ऐसे में और महंगी हो हमें क्या। यानी बीजेपी के लोग खुद साबित कर रहे हैं कि उन्हें आम जनता की परेशानियों से कुछ लेना देना नहीं है। वहीं अब इस मुद्दे पर मोदी सरकार बुरी तरह से गिर गई है। विपक्ष ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की घेराबंदी की है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जनता को खुलेआम मुनाफाखोरों और कालाबाजारियों से लुटवाने का मोदी सरकार का ये नया मास्टर स्ट्रोक है। महंगी चीनी ने आज देश के त्योहारों की मिठास कड़वी कर दी है। देश में चीनी की कीमतें 45 रुपया प्रति किलो से बढ़कर 70 और 75 रुपया प्रति किलो हो गई हैं। देश की जनता को खुलेआम मुनाफाखोरों और काला बाजारियों से लुटवाने का मोदी सरकार का यह नया मास्टर स्ट्रोक है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अप्रैल 2026 में मोदी सरकार को पता था कि चीनी की कमी है, लेकिन वो चुप बैठी रही। वहीं इथेनॉल के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस नेता ने आगे कहा, मैं फिर दोहराता हूं, नवंबर 25 से जुलाई 2026 के बीच में मोदी सरकार ने E20 मिलावटी तेल के उत्पादन में 32% शुगर केन का इस्तेमाल किया। कांग्रेस नेता ने आंकड़ों और तथ्यों के साथ सरकार को घेरा। उन्होंने साफ कर दिया कि E20 के लिए बड़ी मात्रा में गन्ने का इस्तेमाल किया गया, जिससे चीनी महंगी हुई और अब महंगी चीनी आम जनता की रसोई का बजट बिगाड़ रही है। हैरानी की बात तो ये है कि E20 से भी लोग परेशान हैं और अब सरकार अपने ही फैसले में फंस गई है। महंगाई को लेकर मोदी सरकार से सवाल किए जा रहे हैं तो सवाल विपक्ष पेपर लीक और राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर भी कर रहा है। हरियाणा में कांग्रेस विधायकों ने इसे लेकर सरकार से सवाल किए, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला, बल्कि सीएम नायब सिंह सैनी ने सवाल पूछने पर कांग्रेस विधायकों के खिलाफ सदन के अंदर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिससे बवाल मच गया। तो क्या कुछ कहा है सीएम सैनी ने और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने तमाम मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी कर दी। कांग्रेस विधायक सदन में विरोध जताने के लिए काले कपड़े पहनकर पहुंचे। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी और पेपर लीक से जुड़े नारे लिखे थे। इस दौरान विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। पुलिस ने हरियाणा विधानसभा में नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत सभी कांग्रेसियों को गेट पर ही रोकने की कोशिश की। इस दौरान धक्का मुक्की हुई और पुलिस और कांग्रेस विधायकों के बीच झड़प भी हुई। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने विधायकों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की और लाठीचार्ज भी किया। इससे कई विधायकों को चोटें भी आई हैं। सदन में जाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्पीकर से इस बात की शिकायत भी की। उन्होंने कहा कि हमारे साथ मिसबिहेव हुआ, आपने धक्के मारने के लिए बदमाश भेजे थे क्या? 4 बार तो सांसद रहा हूँ जी, 6 बार विधायक के हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा जो आज हमारे साथ हुआ मिसबिहेव। कौन सी ड्रेस में पुलिस वाले, एक वो बैठा पीछे, वो पता नहीं होगा कौन बदमाश आपने भेजा कि आपने आदेश दिया था क्या हमारे को रोकने के लिए, धक्के मारने के लिए? आदेश दिखाओ आप। कांग्रेस नेता के आरोप पर सीएम नायब सिंह सैनी उठकर जवाब देने लगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदन के बाहर गुंडागर्दी की। इतना कहते ही विपक्ष ने विरोध जताना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि सीएम ने हमें गुंडा कहा। कांग्रेस ने इन शब्द को सदन की कार्रवाई से हटाने की मांग की। सदन में जारी हंगामे के बीच स्पीकर ने 2 बार सदन की कार्रवाई स्थगित की। कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो कांग्रेस विधायक वेल में जाकर नारेबाजी करने लगे। इस पर स्पीकर ने 8 विधायकों को दिन भर के लिए सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने माफी की मांग की। देखिए, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी, जैसे भी पार्टी डिसाइड करेगी उस हिसाब से करेंगे, लेकिन बोलने नहीं देंगे तो कैसे विधानसभा का सत्र चलेगा? नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब है, उनकी कमीज फाड़ी गई है, उनको कोड़ियां मारी गई हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। माफी मांगनी चाहिए स्पीकर साहब को, फिर मुख्यमंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। आदेश किसने दिया है? कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे सरकार की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही है।
सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस को नेता विपक्ष पर लाठीचार्ज करने का अधिकार किसने दिया, किसके कहने पर कार्रवाई की गई। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे दिल्ली दंगा मामले की, जिसे लेकर पुलिस ने हाई कोर्ट में जवाब दाखिल किया है। इस मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम की तरफ से जमानत याचिकाएं लगाई गई हैं, जिसका पुलिस ने विरोध किया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। साल 2020 के दिल्ली हिंसा की बड़ी साजिश से जुड़े मामले में उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत को लेकर कानूनी लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। दोनों आरोपियों ने ट्रायल कोर्ट से अपनी तीसरी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में दोनों की नई जमानत अर्जियों का जोरदार विरोध किया। पुलिस का कहना है कि उमर खालिद और शर्जिल इमाम सुप्रीम कोर्ट के अपने मामले में दिए गए आदेश को नजरअंदाज कर दूसरे मामलों के फैसलों को जमानत का नया आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने दोनों को 2020 की हिंसा की कथित बड़ी साजिश के मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल बताया। पुलिस ने गुलफिशा फातिमा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया और कहा कि अदालत ने सभी आरोपियों की भूमिका और परिस्थितियों को एक जैसा नहीं माना था। कुछ आरोपियों को जमानत मिली, लेकिन उमर खालिद और शर्जिल इमाम को राहत नहीं दी गई थी। पुलिस के मुताबिक दोनों को दोबारा जमानत मांगने की इजाजत भी कुछ तय परिस्थितियों में ही दी गई थी। जैसा आप जानते हैं कि कड़कड़डूमा कोर्ट पहले ही उनकी तीसरी जमानत अर्जी खारिज कर चुकी है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी दलीलें रखेंगे। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि हाई कोर्ट उमर खालिद और शर्जिल इमाम की नई जमानत याचिकाओं पर क्या फैसला सुनाता है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि दोनों ही आरोपी बिना जमानत के करीब 6 साल से जेल में बंद हैं। इसे लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। जहां बीजेपी के करीबी लोग गंभीर आरोपों में भी आसानी से जमानत हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, वहीं बीजेपी सरकार से सवाल करने वालों को लंबे वक्त तक जमानत तक नहीं मिल पाती। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।